हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कटायन और एनायन को अच्छे से समझ लिया है। तो देखिए कटायन क्या था वहाँ पर। कटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन इज फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कटायन को हिंदी में बोलते हैं धनायन। धनायन हमारे किस तरीके से बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के परित्याग करने की टेंडेंसी को, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों के परित्याग करने के गुण की वजह से ही धनायन हमारे बनते हैं। और ऋण आयन हमारे किस तरीके से बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की क्षमता की वजह से ही एटम हमारे क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं, जिसे ऋण आयन बोलते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। कैटायन को बोलते हैं, कैटायन इज द फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन इज फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब हम लोग इस चीज को देखने वाले हैं इस वीडियो में कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। छोटे छोटे टर्म हैं, बहुत माइनर से इसमें डिफरेंस होते हैं, और अगर ये आपको पता होंगे तो आपको चीजें करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले आप समझिए कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। तो मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, कटायन हमारे किस तरीके से बनते हैं? कटायन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन इज फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लॉस और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन बाय एनी एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कटायन हमारे बनते किस तरीके से? कटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन बाय एनी एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लॉस बाय एनी एटम। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आंसर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एनी एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है। अगर सोडियम का एक परमाणु अगर एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी एक हो जाएगी। उसी तरीके से क्लोरीन का एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करता है, गेन करता है, तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारी आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। इट इज द नंबर ऑफ लॉस और गेन बाय एनी एटम। इट इज द नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम। अब देखिए वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ये हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी को वैलेंसी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी को वैलेंसी भी बोला जाता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेगा या वैलेंसी भी बोलेगा, ये चलता रहे। हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। हमारे जो आउटर मोस्ट शेल होती है किसी भी एटम की हमारे पास एटम कितने होते हैं? 118। तो इन 118 में से किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट शेल होगी, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ये समझिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं, वही हमारे अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को लॉस और गेन करते हैं। तो जो लॉस और गेन में पार्टिसिपेट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पार्टिसिपेट करते हैं लॉस और गेन में, वो सारे इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ पे स्कैंडियम ले लिया, और क्रोमियम ले लिया 24, कॉपर ले लिया 29। तो अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूं तो इसका 281 होता है, इसका 282, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28,9,1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2।
2 8 1 और जितने इलेक्ट्रॉन हमारे बच गए वो हमारे बीच में आएंगे। तो हमारे बचे कितने हैं 8 10 8 2 10 और 11। 24 में से 11 अगर माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर 13, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। उसी तरीके से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है 2 8 1 और जितने हमारे इलेक्ट्रॉन बच गए वो हमारे बीच में आएंगे। तो कितने बच गए हैं 29 में से 11 माइनस करिए फिर से, तो 11 माइनस करेंगे तो 9 9 18 ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए सबको तो 29 आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब ये समझिए लास्ट ऑर्बिट ये है, सभी की लास्ट ऑर्बिट ये है। ये लास्ट ऑर्बिट जो सोडियम की उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम की लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम की 3 है, स्कैंडियम की 2 है, क्रोमियम की 1 है और कॉपर की 1 है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गए जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 1 हो गए। अब ये समझिए एल्युमिनियम में Al प्लस और Al प्लस प्लस भी बनेगा। तो प्लस कब बन रहा है जब एल्युमिनियम क्या कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, समझिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोवैलेंसी में या जो वैलेंसी है उसमें डिफरेंस आप समझिए। इसको पकड़ के चलेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि देखिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी हमारी +1 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है। इस वाले केस में इसकी वैलेंसी +1, इस वाले केस में इसकी वैलेंसी +2 होगी। अगर उसके ऊपर साइन अगर प्लस प्लस आ रहे हैं तो इसकी वैलेंसी या फिर इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारी +2 हो गई। अगर हमारे साइन +1 आ रहा है तो उस कंडीशन में हमारी वैलेंसी +1 हो गई। तो हमारी वैलेंसी जो है या इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो सेम एटम की चेंज हो सकती है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे फिक्स रहेंगे, 3 रहेंगे। ये एक छोटा सा एक डिफरेंस है। तो आई होप आपको समझ में आ पा रहा है। तो कटायन की आप डिफरेंशन नोट करिए, एनायन की डिफरेंशन नोट करिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी फिर से सुनिए, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या चाहिए आप नोट कर लीजिए, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर ये देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लगा दीजिएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम। बस ये डिफिनेशन हो गई। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम। बस ये आपकी डिफिनेशन हो गई। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट है सेल, आउटर मोस्ट सेल जो होती है किसी भी एटम की, उसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, लॉस और गेन में, तो वही जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। आप इसको नोट करिए और डिफिनेशन तो आपको मिल ही जाएगी, बाकी नहीं तो अगर आप बताओगे इसको रख के करके अभी आपको डिफिनेशन भी लिखा देता हूँ, नोट करिए अभी आप इसको। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को। केमिकल बॉन्डिंग, अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने आयंस को समझ लिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंसी को समझ लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है, हमें कटायन और एनायन पता है, और हमें ये भी पता है केमिकल बॉन्डिंग जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हम किस के बीच में कराएंगे, या तो एटम के बीच में कराएंगे, या फिर मॉलिक्यूल में कराएंगे, या फिर आयंस में कराएंगे। तो हमें ये थोड़ी सी चीज़ें भी पता चली है बेसिक। अब ये समझिए जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है ये बेस्ड ऑन है थ्योरी पे। इसमें आप कई थ्योरी को आप पढ़ेंगे, जैसे वेस्पर थ्योरी होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी है। तो इन थ्योरी की हेल्प से ही बॉन्ड फॉर्मेशन को करके दिखाया गया है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब ये समझिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया आज से करीब 100 साल पहले, लेकिन वो आज भी प्रेजेंट टाइम में भी एप्लीकेबल है और वो वर्क करता है, उसके ऊपर वर्क हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं एक चीज़ को, ये किसी कॉन्सेप्ट को बेस मान के ही प्रोसीडिंग करी गई है। मतलब अगर केमिकल बॉन्डिंग को अगर बिल्कुल अगर साधारण सी अगर भाषा में अगर बात करी जाए तो 2 कॉन्सेप्ट को बेस अगर माना जाए, तो जिसने सबसे पहला जब केमिकल बॉन्डिंग को हमने समझना चालू करा तो उस
में हम लोगों ने इस बात को समझा, जो एटम है या फिर मॉलिक्यूल है या फिर जो आयंस हैं, वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे वो किस थ्योरी के बेस पे करेंगे, उसका ग्राउंड क्या होगा? ग्राउंड ये होगा टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैसेस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैसेस हमारी कौन सी थी? नोबल गैसेस होती है अक्री गैसें। अक्री गैसें जो हमने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उसमें 2 कॉलम हमारे एस ब्लॉक के थे और 10 कॉलम हमारे 10 कॉलम किसमें थे? डी ब्लॉक में थे, और 6 कॉलम हमारे पी ब्लॉक में थे। ये पी ब्लॉक था, ये डी ब्लॉक था, ये एस ब्लॉक था। तो इसमें जो सबसे लास्ट कॉलम था जब हमने बनाया था, अब इसको हमने एक बार आपसे बोला भी है कि इसको हम समय समय में बनाते रहेंगे। तो उसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एलिमेंट कौन कौन से थे? 210 और 180। ये हमारे इस वाली जो पी ब्लॉक, जो एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और पी ब्लॉक में 1 2 3 4 5, और ये जो छठा कॉलम था, लास्ट वाला कॉलम था, ये एक तरीके से कह लें सबसे लास्ट वाला, मतलब 18वां, जिसको 18वां कॉलम था, उसमें हमारे जो एलिमेंट थे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हैं 2 10 18 36 54 86 118 2 10 18 36 54 86 118। तो अब यही हमारी क्या है? ये हमारी इनर्ट गैसेज कहलाती हैं, या फिर इनको नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस। तो यही पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा है, उसका ग्राउंड क्या है? उसका ग्राउंड है जो केमिकल बॉन्डिंग है, वो केमिकल बॉन्डिंग हमने सबसे पहले इस तरीके से पढ़ा कि केमिकल बॉन्डिंग में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैसेस कॉन्फिगरेशन, मतलब हमारी टेंडेंसी, मतलब उस एटम की जो है वो टेंडेंसी बॉन्ड फॉर्मेशन कर ही इसलिए रहा है कि वो या तो इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या तो इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे कि उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 10 या 18 या 36 या 54 या 86 या 118 है, वो इनर्ट गैसों में कन्वर्ट हो जाए। हालांकि इनर्ट गैसों के बारे में ये कहा जाता है कि ये अक्री गैसें होती हैं, ये रिएक्शन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन ये ओल्ड कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें थी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में निकल के आई हैं कि नोबल गैसेस भी पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप इसी स्टेटमेंट में फिर से आते हैं, इस जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था, और देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये बी वाला, यहाँ पर आप लिख लीजिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट। पुराना कॉन्सेप्ट हमारा ये था, वो ये बोलता था पुराना कॉन्सेप्ट कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि वो नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको एक्वायर करना है एटम को, वो इसलिए ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, बॉन्ड को बना रहा है। इस फिलॉसफी पे ही पहले चीज़ें चल रही थी, लेकिन फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, उसने क्या कहा? उसने कहा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये बोला है जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो हो क्यों रहा है? वो हो इसलिए रहा है टेंडेंसी टू एक्वायर ए स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। ये बात समझिए आप, वो एट द एंड क्या करना चाहता है? वो अपनी मिनिमम एनर्जी में जाना चाहता है। अगर एक बात बोली जाए, ध्यान से आप समझिए कि स्थायित्व जो है, मतलब स्टेबिलिटी जो है, वो गेन करने के लिए ही एटम भाग रहा है। मतलब कुल मिला के अगर एक बात कही जाए, जिस एटम के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो इतना ज़्यादा मूवमेंट करेगा, मोशन करेगा। एक तरीके से अगर बात करी जाए, घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं और बुजुर्ग होते हैं, तो आप ये देखेंगे छोटे बच्चों को घर में अगर आपके 15 20 25 कमरे हैं और सब में आज़ादी है, सब में जाइए, खेलिए, घूमिए, तो बच्चे कहीं एक जगह नहीं रुकेंगे, वो उनके पास एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे? वो सब जगह घूमेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, फालतू में वो बेड से कूदेंगे, गिरेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। लेकिन उन्हीं के कंपैरिजन में जो ओल्ड पर्सन है, तो उनके पास एनर्जी कम होती है। तो वही चीज़ है, ए स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी अगर आपके पास होगी तो आप एक बेड पे ही चुपचाप आप बैठे रहोगे, टीवी देखोगे, सब चीज़ें करोगे, लेकिन आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करोगे। तो सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है एटम के साथ भी। वो क्या कर रहा है? टेंडेंसी टू एक्वायर ए स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने एक बात ये करी थी कि एक्सेप्शन की बात करी जाती है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन जितने भी हैं वो
एक्सेप्शन होते ही इसलिए हैं क्योंकि वो स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी को ही गेन करने के लिए वो अपने ही रूल्स को ब्रेक करते हैं। मतलब कि जैसे किसी ब्लॉक में अगर एलिमेंट है वो सेम टाइप का अगर बिहेवियर नहीं कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसका एक रीजन है, वो स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी को गेन करना चाहते हैं। तो इस टेंडेंसी के हिसाब से ही ये काम करेंगे। तो आप ये समझिए केमिकल बॉन्डिंग जो है हमारी इन दो प्रिंसिपल पे चलती है। और उसके बाद इतनी बातें अगर समझ में आती है तो आप ये समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड हमारे होते कितने हैं। तो बॉन्ड हमारे ये समझिए सबसे पहले अभी ये समझिए, ये जो हम लोगों ने थ्योरी की बात करी, थ्योरी हमारी अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, लेकिन इसका एक डिटेल वर्जन जब आएगा तब हम लोग उसमें बातें करेंगे और समय समय पर हम लोग बात करते रहेंगे। वेस्पर थ्योरी होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती है। ये थ्योरी क्या बोल रही है, तरीके से काम किस तरीके से हो रहा है, उसको भी लेना है और हमें सिलेबस को भी कवर करना है। इसलिए हम लोग साथ में ही बढ़ेंगे ताकि हमारा सिलेबस भी कवर होता जाए और नॉलेज भी हमारी उसी तरीके से बढ़ती रहे। तो अब समझते हैं हम लोग हमारे केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बेसिकली एक तरीके से आप समझिए दो बॉन्ड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और एक वीक बॉन्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को प्राइमरी बॉन्ड बोलते हैं और वीक बॉन्ड हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको अगर लेवल में अगर थोड़ा सा आपको लगे कि अगर बाउंस हो रहा है तो भी आप मतलब चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए बस। तो जो सेकेंडरी बॉन्ड हमारे होते हैं वो हमारे ये समझिए सेकेंडरी बॉन्ड हमारे वीक बॉन्ड होते हैं। अब जो हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं या प्राइमरी बॉन्ड होते हैं, अभी हम लोग उनकी बात करेंगे। तो प्राइमरी बॉन्ड हमारे जो होते हैं या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, उनकी अगर बात करें तो हमारे बॉन्ड के नाम क्या है पहले उसको देखते हैं। तो हमारा पहला बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी बात करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जनरल बात करेंगे और इसके बाद हम लोग इसकी थ्योरी को और इसके एनालिसिस को अगले वीडियो हम लोग कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जनरली एक ओवरव्यू सबका लेंगे। तो ये समझिए आयनिक बॉन्ड होता क्या है, आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जैसा कि नाम से समझ आ रहा है आयन, ये आयंस के बीच में बनेंगे। तो दोनों डिफरेंस टाइप के आयन होने चाहिए, मतलब एक हमारा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक हमारा धन आयन दूसरा ऋण आयन, एक हमारा कैटायन एक हमारा ऋण आयन। तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो एक्चुअली बॉन्ड नहीं होता, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उनके बीच में जनरेट होता है। उस फोर्स की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उसको ही हमारा आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो एक तरीके से अगर हिंदी में बोला जाए तो धातुओं तथा अधातुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को ही हमारा आयनिक बंध बोलते हैं। ये हिंदी में सी बात है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमारा आयंस में बनेगा। एक चीज़ तो ये बात समझ में आती है। तो अगर एक एग्जांपल की अगर बात करी जाए NaCl, अब NaCl की अगर बात करें, अब देखिए NaCl को समझाने के लिए मुझे इसे रफ करना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इतनी चीज़ें रफ करता हूँ फिर मैं आपको NaCl को समझाता हूँ, या फिर समझ लीजिए आप यहीं पे समझ लीजिए। देखिए NaCl होता क्या है, NaCl में आप ये समझिए Na पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आता है। तो Na प्लस और Cl माइनस हमारा बनता है। तो Na प्लस जो हमारा बनता है वो आप समझिए Na का एक एटम को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और Cl को ये भी तो लिख सकता हूँ Cl माइनस और माइनस एक इलेक्ट्रॉन। अब ये चीज़ क्या बता रहा है, ये चीज़ बता रहा है सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11, सोडियम के पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है 11, और यहाँ पर इस सोडियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, एक इलेक्ट्रॉन हमारा कम हो गया 10 हो गए, और 10 हो गए तो ये एरो क्या होता है इक्वल के साइन को रिप्रेजेंट करता है। इक्वल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और दिखा दिया, तो ये पूरे 11 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। इस तरीके से रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया रिएक्शन फॉर्म में। और क्लोरीन को इसी तरीके से, क्लोरीन के एक एटम के पास हमारे
क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 17 इलेक्ट्रॉन हमारे हैं। तो 17 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसके पास है, इस क्लोरीन के पास। क्लोरीन माइनस माइनस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक साइन माइनस साइन शो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 17 इलेक्ट्रॉन, 17 और यहाँ पे 18, तो 18 में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम माइनस कर दे 17, तो रिएक्शन फिर बैलेंस हो गई। तो वही Na+ अगर बना और एक आयन हमारा Cl- बना, तो ये Na+ और Cl- आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अब ये देखिए, जो इलेक्ट्रॉनों को परित्याग करेगा, टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटेलिक नेचर, मेटेलिक नेचर को ये शो कर रहा है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नॉन मेटेलिक नेचर, ये नॉन मेटेलिक नेचर को शो कर रहा है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को भी हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये इनके बीच में ये कोई बॉन्ड नहीं होता है, इस एक तरीके से अट्रैक्शन फोर्स होता है, प्लस और माइनस चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये समझिए कूलॉम्स का एक नियम होता है, पहले इसको आप नोट करिए, फिर मैं इसको बिगाड़ूंगा, फिर मैं आपको इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, नोट करिए आप। आइए आइए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड को समझते हैं। आयनिक बॉन्ड हमारे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, ये हमारे कुछ कंपाउंड हैं। इन कंपाउंड्स में हमारे आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ये शो करेंगे। तो इसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमारा होता है द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम टू फॉर्म ए बॉन्ड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब इसमें आप ये समझिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। आप जैसे अगर एक बात करी जाए, जैसे एक इसका लुईस डॉट की स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, तो आप बात समझिए, सोडियम की लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन की लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये समझिए, अब इसके बीच में हमें बॉन्ड फॉर्मेशन कराना है। बॉन्ड फॉर्मेशन कराना है तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि ये अपनी लास्ट ऑर्बिट जो है सोडियम, उसकी लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 में से कुछ भी आ जाए तो ये नोबल गैस को एक्वायर कर लेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कितना है, 2,8,1, 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2,8,1। वही जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे शो किया गया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है। अब ये समझिए, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल के अगर इसके पास चला जाता है तो ये नंबर में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर कितने हो जाएंगे, 0, यानी कि इसकी लास्ट ऑर्बिट फिर ये हो जाएगी सेकंड, और इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हुए अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के अगर इसमें इनबिल्ट करा देते हैं तो इस पर क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा, Na+ आ जाएगा। और उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है क्लोरीन, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो एक तरीके से आप देखिए पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमारे वो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन का पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दे रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो और इनको बॉन्ड को हम लोग किसी सिंबल या फिर किसी लाइन से नहीं रिप्रेजेंट करते, ये बस इसी तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको शो करना है तो इस तरीके से डॉट 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 आप दिखा दीजिए, और इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये देखिए
इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग समझ पाए। अब देखिए अगर इसको समझा जाए KCl, इसी तरीके से इसको समझते हैं। अब हम लोगों को वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, वैलेंस सेल नहीं पता है, तो वैलेंस सेल मैं आपको बता देता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे क्या थे, इलेक्ट्रोवैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे क्या थे, जो गेन और लॉस हमारे इलेक्ट्रॉनों का होता है, उसके जो नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एनी एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसी तरीके से जो हमारे लास्ट ऑर्बिट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। उसी तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होंगे उसको वैलेंस सेल बोलते हैं। तो वही यही बात करने जा रहे हैं, वैलेंस सेल मतलब एक तरीके से अगर बिल्कुल साधारण भाषा में बात करें तो हर एक एटम की जो लास्ट वाली ऑर्बिट होती है वो उसकी वैलेंस सेल कहलाती है, नॉर्मल अगर बात करें तो। अब देखिए KCl, अगर इसकी बात करें, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन अगर करें, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19 इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का उसी तरीके से 287। और फिर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर दिए, सेम इसमें यहाँ शो कर दिए। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर पूरी तरीके से अगर इसके पास चला जाए तो यहाँ नंबर बढ़ के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये नंबर बढ़ के 8 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 288 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। तो ये कंडीशन अगर आने के बाद इस पर क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कम हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन कम होकर क्लोरीन के पास जा रहा है, तो K प्लस हो गया और ये Cl माइनस। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बस यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर बोला जाएगा बनाने के लिए तो आपको इस तरीके से बनाना है। तो कुछ एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का है, आप भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम का 282 होता है, तो इसकी लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो कर दिया। थोड़ा आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 282 लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये देखिए एक क्लोरीन को यहां पे शो कर देता हूं, और एक 7 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब इस मैग्नीशियम की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो लास्ट ऑर्बिट है वही वैलेंस सेल होगी, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 ही है, क्योंकि ये दोनों का ही लॉस करेगा, दोनों को लॉस करेगा। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो ये वाले हैं, इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ इस जगह पे, इस एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे तो इसकी भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसकी ऑर्बिट में 2,8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसकी लास्ट ऑर्बिट में 2,8,7 थे, अभी इसकी लास्ट ऑर्बिट में 2,8,7 थे, इसकी लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये एक इसने दे दिया, एक इसको दे दिया इसने इलेक्ट्रॉन, एक इसको दे दिया। तो जब ये इस तरह की कंडीशन अगर बनाएगा तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितने आएंगे, Mg++। और क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन हमारे लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो Cl माइनस और Cl-, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरीके से MgO का अगर आपको बनाना है तो मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर अपने इसको दे दें तो इसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2,8 ही बचेंगे, क्योंकि इसकी लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इसको ये दे देगा, क्योंकि इसकी लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,6। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा उस कंडीशन में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, इसका भी 2,8, और ये स्टेबल पोजीशन को गेन कर लेंगे। तो Mg के ऊपर कितने प्लस आएंगे, 2 प्लस आएंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब CaCl2 की अगर बात करी जाए तो कैल्शियम की लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2 होता है। और क्लोरीन यहाँ पर एक बना दिया, एक क्लोरीन यहाँ पर बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले लिया, तो Ca पर हमारा कैसा चार्ज आ गया, प्लस, और क्लोरीन पर 1 माइनस, और एक क्लोरीन पर 1 माइनस, ये इसका
आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये चीज़ आप समझिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बॉन्ड नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस साइन और माइनस साइन के बीच में बनने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में जनरेट हो रहा है, अट्रैक्शन होता है। इसको आप नोट करिए। फिर हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के देखते हैं। अगर आपको एक बात और समझनी है कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। शायद आपने फिजिक्स में एक कूलम्स का नियम एक पढ़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि दो विपरीत आवेशों के मध्य लगने वाला जो फोर्स होता है उसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला उन्होंने बताया, F=1/4πε0K। और इन दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब Q1 Q2 अपॉन R²। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जब हायर स्टडी में आप पहुंचते हो तो इस तरीके के भी क्वेश्चन वहाँ पे जनरेट होते हैं। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को देखते हैं।